पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट की जनता ने अपना जनादेश दे दिया है। बांकीपुर की जनता ने अपना फैसला जो सुनाया है वो पूरे बिहार को नहीं बल्कि पूरे देश को चौंका रहा है। बांकीपुर की जनता ने ऐसा इतिहास रच दिया है जो लंबे समय तक याद रखा जाएगा। बांकीपुर की जनता ने वो उलटफेर कर दिया है जिसमें बीजेपी बिल्कुल चारों खाने चित हो गई है, ढेर हो गई है। आरजेडी ने तो बांकीपुर में जनसुराज पार्टी के आगे पानी भी नहीं मांगा। हालात ये हो गए कि सारे विरोधी एक तरफ और प्रशांत किशोर एक तरफ। बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के अंतिम परिणाम आ चुके हैं। आपको परिणाम के बारे में बता देते हैं। पहले नंबर पर प्रशांत किशोर यहां से चुनाव जीत गए हैं। प्रशांत किशोर बांकीपुर की जनता के नए जनप्रतिनिधि हो गए हैं और अब बांकीपुर के नए विधायक प्रशांत किशोर होंगे। प्रशांत किशोर ने जीत का प्रमाण पत्र भी ले लिया है और उसके बाद वो अब जनता का अभिवादन कर रहे हैं और लगातार अपनी बात रख रहे हैं। प्रशांत किशोर सबसे ज्यादा वोट लेकर नंबर 1 पर रहे हैं। प्रशांत किशोर को कुल 64,151 वोट मिले हैं। दूसरे नंबर पर रहे हैं बीजेपी के नीरज कुमार सिन्हा। नीरज कुमार सिन्हा को कुल 44,827 वोट मिले हैं और दोनों के बीच का फासला 19,324 वोट का रहा है। यानी 19,000 से ज्यादा वोटों से प्रशांत किशोर ये चुनाव जीते हैं और नए जनप्रतिनिधि बने हैं बांकीपुर विधानसभा सीट पर। तीसरे नंबर पर आरजेडी रही है। आरजेडी के उम्मीदवार रेखा गुप्ता को यहां 14,273 वोट मिले हैं, महज 14,273 वोट। और प्रशांत किशोर से उनकी तुलना, यानी 1 नंबर पर प्रशांत किशोर, 2 नंबर पर नीरज सिन्हा और 3 नंबर पर रेखा गुप्ता। अगर प्रशांत किशोर और रेखा गुप्ता के बीच वोट का फासला देखें तो 49,878 वोट, यानी लगभग 50,000 वोट पीछे रह गई हैं प्रशांत किशोर से रेखा गुप्ता। तो प्रशांत किशोर यहां से चुनाव जीत गए हैं। कुल 32 राउंड की मतगणना जो थी वो संपन्न हुई और संपन्न होने के बाद प्रशांत किशोर सबसे ज्यादा 64,000 से ज्यादा वोट लेकर यहां से नए विधायक बन गए हैं। अब चूंकि हम बात कर रहे हैं, ये तो परिणाम की बात हो गई है। परिणाम के कारण क्या रहे हैं, जीत हार की वजह क्या रही, जीत के कारण क्या, हार के कारण क्या, इन सब पर बात करेंगे, लेकिन वो सब किसी और वीडियो में। अभी हम बात करेंगे प्रशांत किशोर की और कि प्रशांत किशोर आखिर कैसे इतनी बड़ी जीत हासिल कर पाए, प्रशांत किशोर में क्या खास रहा, प्रशांत किशोर ने क्या किया क्या नहीं किया, आखिर इस जीत के नायक कैसे बने प्रशांत किशोर, इसी पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड के सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। प्रशांत किशोर, वो नाम जिसे अब तक एक चुनावी रणनीतिकार के तौर पर जाना जाता रहा। प्रशांत किशोर एक ऐसा नाम जो देश का सबसे बड़ा इलेक्शन मैनेजर कहिए, स्ट्रेटेजिस्ट कहिए, ये प्रशांत किशोर की एक ऐसी खूबी निकलकर सामने आई जब देश में लगा कि इनसे बड़ा राजनीतिक मामलों का रणनीतिकार कोई नहीं होगा। और इसमें कोई शक नहीं है कि प्रशांत किशोर एक एजेंसी, एक कंपनी अपनी चला रहे थे जिसके जरिए वो लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर, अलग अलग प्रदेशों में जाकर अलग अलग पार्टियों के लिए काम करते रहे। और प्रशांत किशोर दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करते हुए एक ऐसे शीर्ष पर पहुंचे जब पूरे देश ने जाना कि प्रशांत किशोर नाम का एक शख्स है जो इलेक्शन को बढ़िया से कैंपेनिंग उसकी तैयार करता है, इलेक्शन को कैसे प्रचार इलेक्शन में करना है उसकी रूपरेखा तय करते हैं। प्रशांत किशोर बढ़िया नारे गढ़ते हैं, यानी उनको पता होता है कि किस मुद्दे को लेना है, कौन सी लाइन है, किस तरह से कैची लाइन बनानी है, ऐसा जो लोगों को अपील करे इस तरह की बात करनी है। यही रणनीति चुनाव के लिए वो अलग अलग पार्टियों के लिए बनवाते थे। पहली बार सुर्खियों में आए थे जब उन्होंने नरेंद्र मोदी के लिए काम करना शुरू किया था, देश के प्रधानमंत्री के लिए काम करना शुरू किया था। तब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बने थे और 2014 की वो ऐतिहासिक जीत नरेंद्र मोदी की और केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी, वो सब लोग जानते हैं। उसके बाद प्रशांत किशोर को लोगों ने जानना शुरू किया। प्रशांत किशोर उससे पहले बीजेपी के लिए काम कर रहे थे, लेकिन जब प्रशांत किशोर सुर्खियों में आए तो 2015 वो साल था जब नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर को अपने साथ जोड़ा। वो नीतीश कुमार के साथ जुड़े। बिहार विधानसभा चुनाव 2015, जब एनडीए से नीतीश कुमार अलग हो गए थे। बताया यह जाता है कि 2014 में लोकसभा चुनाव के बाद या उस दौरान प्रशांत किशोर की बीजेपी के साथ थोड़ी खटपट शुरू हो गई और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ कुछ अनबन हुई। उसके बाद इलेक्शन के बाद प्रशांत किशोर
अलग हो गए बीजेपी से और उसके बाद नीतीश कुमार के साथ वो जुड़े। नीतीश कुमार एनडीए से अलग होकर महागठबंधन यानी लालू प्रसाद यादव के साथ जुड़े थे और 2015 में महागठबंधन के तहत उन्होंने चुनाव लड़ा, जिसमें प्रशांत किशोर मुख्य उसके सूत्रधार बने, रणनीतिकार बने। प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के साथ जब जुड़े तो 2015 में वो एक गाना, एक लाइन बड़ी चर्चा में थी कि फिर से एक बार हो नीतीश कुमार हो, फिर से एक बार हो नीतीश कुमार हो। मतलब वो जो लाइन थी कि नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार में आए, नीतीशे कुमार वगैरह वगैरह, ये जो बहुत सारी लाइनें थी और उस पर नहीं जाते हैं, लेकिन बहुत सारे नारे उन्होंने गढ़े और वो जो गाना था वो इतना हिट हुआ, इतना पॉपुलर हुआ कि उसके बाद नीतीश कुमार एक बार फिर से बड़ी जीत दर्ज करते हैं। 2015 में महागठबंधन की सरकार बनती है और उसके बाद प्रशांत किशोर का सफर शुरू हो जाता है। अलग अलग पार्टियों के लिए अलग अलग प्रदेशों में उन्होंने काम किया। ममता बनर्जी के लिए पश्चिम बंगाल में, आम आदमी पार्टी के लिए, उसके बाद बंगाल में कांग्रेस के लिए काम करने के लिए गए, तमिलनाडु में उन्होंने काम किया, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी वगैरह और राहुल गांधी के गठबंधन, कांग्रेस के गठबंधन के लिए काम किया और उन्हें बहुत सारे चुनाव में उनको कामयाबी मिली। बहुत सारे चुनाव ऐसे थे जिसमें कामयाबी नहीं मिली, लेकिन अमूमन प्रशांत किशोर एक बड़े रणनीतिकार के तौर पर जाने जाने लगे, पहचाने जाने लगे और उसके बाद धीरे धीरे अचानक शीर्ष पर उनका नाम पहुंच गया। लगा कि देश में इससे बड़ा कोई रणनीतिकार नहीं हो सकता। जाहिर तौर पर प्रशांत किशोर स्टैब्लिश हुए। उसके बाद प्रशांत किशोर 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रशांत किशोर जो है वो केंद्र सरकार के लिए यानी एनडीए के लिए कहते हैं कि एनडीए को 300 से ज्यादा सीटें आएंगी और एनडीए को बहुत बड़ी, बीजेपी को अकेले 300 से ज्यादा सीटें आएंगी, ऐसा होगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बीजेपी घट गई और 2024 के चुनाव में बीजेपी बहुमत के आंकड़े से नीचे आ गई, 240 सीटें मिली। प्रशांत किशोर पर सवाल उठे, फिर उस वक्त अब जाहिर तौर पर प्रशांत किशोर को लेकर फिर सवाल उठने लगे कि क्या वाकई इतने बड़े रणनीतिकार हैं। और ये क्यों सवाल उठे? क्योंकि उससे पहले प्रशांत किशोर ने राजनीति में कदम रख दिया था। उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया था, जनसुराज पार्टी। जनसुराज पार्टी के लिए 2022-23 में उन्होंने काम शुरू किया और ग्राउंड पर वो घूमना शुरू करते हैं। बिहार के तमाम गांवों में, तमाम जिलों में जाते हैं, गांव गांव में पैदल यात्रा करते हैं, वहां पर अपना पड़ाव डालते हैं, वहां रहते हैं लंबे समय, जहां जाते थे वो लंबे समय तक रहते थे, वहां समझते थे, लोगों से बातें करते थे। और फिर 2025 वो साल जब विधानसभा का चुनाव नवंबर में होने वाला था, प्रशांत किशोर ने अपने कैंडिडेट्स उतारे 238 सीटों पर। लेकिन 238 सीटों पर कैंडिडेट उतारते हैं, प्रशांत किशोर खुद चुनाव नहीं लड़ते हैं और वो कहते हैं कि अगर मैं खुद चुनाव लड़ूंगा तो फिर बाकी मेरे उम्मीदवारों के लिए प्रचार कैसे कर पाऊंगा, इसलिए मैं खुद चुनाव नहीं लड़ूंगा। लेकिन दुर्भाग्य कह लीजिए, एक बहुत बड़ा झटका कह लीजिए कि 2025 के चुनाव में प्रशांत किशोर एक भी सीट नहीं जीत पाते, उनकी पार्टी नहीं जीत पाती है, बल्कि 98% से ज्यादा सीटों पर प्रशांत किशोर की जमानत, उनकी पार्टी की जमानत जब्त हो जाती है। लोग कहते हैं कि प्रशांत किशोर फेल हो गए, क्योंकि ऐसा होता है ना कि जब आप राजनीति में कदम रखते हैं तो आप पर खुलकर हमले होने लगते हैं। जब तक वो सिर्फ रणनीतिकार, चुनावी रणनीतिकार के तौर पर काम कर रहे थे, तब सब लोग उनकी कद्र करते थे। लेकिन जब वो चुनावी राजनीति में अपनी पार्टी बनाकर कूदते हैं तो फिर वो जाहिर तौर पर वार पलटवार जैसे नेताओं में और पार्टियों में होता है, वैसा शुरू हो जाता है। सब लोग कहते हैं कि प्रशांत किशोर की रणनीति फेल है, प्रशांत किशोर फ्लॉप हो गए, प्रशांत किशोर नहीं चलेंगे और प्रशांत किशोर की परफॉर्मेंस को लेकर सवाल उठने लगते हैं कि क्या वो सिर्फ रणनीतिकार के तौर पर ही कामयाब होंगे या वाकई उनकी बातें जनता को अपील करती हैं और वो अपनी पार्टी स्टैब्लिश कर पाएंगे। खैर, वो बात भी खत्म हो जाती है। लेकिन प्रशांत किशोर रुकने वाले नहीं थे, प्रशांत किशोर थकने वाले नहीं थे। प्रशांत किशोर लगातार अपनी एक्टिव जो पॉलिटिक्स है उसको जारी रखे हुए थे। वो लगातार राजनीति में सक्रियता दिखा रहे थे। वो लगातार कह रहे थे कि बिहार की जनता ने भले ही हमें नकार दिया है, लेकिन एक वक्त आएगा जब बिहार की जनता हमारे मुद्दों को समझेगी, हमारी बात को समझेगी और फिर वो हमारे साथ खड़ी होगी। प्रशांत किशोर ने 2025 के ही चुनाव से पहले एक बात कही थी कि या तो मैं अर्श पर रहूंगा या फर्श पर रहूंगा, यानी या तो मैं जीतूंगा तो 140 से ज्यादा सीटें जीतूंगा और या फिर मैं बिल्कुल नहीं जीत पाऊंगा, बहुत कम में सिमट जाऊंगा। प्रशांत किशोर एक भी सीट नहीं जीत पाए थे, लेकिन ये बात उनकी बहुत गौर करने वाली है कि वो हार नहीं मान रहे थे। उनका कहना था कि जनता एक दिन हमारी बात को समझेगी और हम पर विश्वास करेगी। फिर ये 2026 में जो बांकीपुर सीट पर उपचुनाव का ऐलान होता है, प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज सबसे पहले ऐलान करती है, अपने उम्मीदवार की घोषणा करती है
और कहा जाता है कि पार्टी के संस्थापक, पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर खुद मैदान में उतरेंगे। ये मामूली बात नहीं थी, एक बहुत बड़ा कदम था। प्रशांत किशोर को शायद यह एहसास हो गया था कि 2025 के चुनाव में मुझे खुद उतरना चाहिए था, क्योंकि जब आप लीडर हैं, जब आप नेता हैं, जब आप पार्टी को लीड कर रहे हो, तो फिर आप मैदान में जब उतरते हैं तब लोगों को लगता है कि देखो ये किनारे बैठकर तमाशा नहीं देख रहा है, बल्कि ये खुद मैदान में उतरा है लड़ने के लिए। प्रशांत किशोर तब नहीं उतरे थे, यही वजह है शायद कि उनकी पार्टी को जनता ने नकार दिया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं था। प्रशांत किशोर ने चुनाव लड़ने के लिए वो सीट चुनी जो सबसे ज्यादा उनके लिए चुनौती भरी थी, वो सीट जो बिहार में बीजेपी का सबसे बड़ा गढ़ मानी जाती थी, सबसे मजबूत किला मानी जाती थी। उस सीट पर प्रशांत किशोर मैदान में उतरते हैं, चुनाव लड़ते हैं और उसके बाद परिणाम सबके सामने है। लेकिन उससे पहले क्या होता है, प्रशांत किशोर की सबसे खास बात उनका मुखर होना। वो जितने मुखर हैं, जितने बेबाकी से वो बात करते हैं, जिस तरह से वो हमलावर हैं, वो चीजें वाकई उनको बाकी से अलग बनाती हैं। प्रशांत किशोर खुलकर बात रखते हैं, हालांकि इस बारे में उनकी आलोचना भी होती है, चर्चा में भी आलोचना होती है, डिबेट हम लोग जब करते हैं उसमें भी उन पर हमले बोले जाते हैं, उनके विरोधी हमले बोलते हैं, मीडिया में भी सवाल उनसे पूछा जाता है कि आप इस तरीके से पर्सनल क्यों होते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर ने अपना अंदाज नहीं बदला, प्रशांत किशोर ने अपने तेवर नहीं बदले। वो हमलावर हुए तो खुलकर हुए, जिन मुद्दों को वो पकड़कर चल रहे थे वो मुद्दे लगातार वो रिपीट करते रहे, बोलते रहे और वो कहते थे कि ये मुद्दे एक दिन जनता समझे। बांकीपुर में वही हुआ। प्रचार जब वो कर रहे थे तो वो बार बार एक बात कहते थे कि ये चुनाव मैं इसलिए नहीं लड़ रहा हूं कि बांकीपुर में मैं नाली बना दूंगा, गलियां बना दूंगा, सड़कें बना दूंगा या ठेका दे दूंगा, ये सब मेरे लिए मुद्दा नहीं है। उन्होंने कहा कि बांकीपुर का चुनाव सिर्फ बांकीपुर के क्षेत्र की जनता के लिए नहीं है, बांकीपुर का चुनाव एक बहुत बड़ा मैसेज देने का है। बांकीपुर का चुनाव एक ऐसा संदेश देने का है जिससे बिहार से लेकर दिल्ली तक की सरकार हिल जाए। बांकीपुर का जो चुनाव है ये एक ऐसा संदेश देने का चुनाव है कि हम सरकार पर सवाल उठा सकें कि आपके फैसले से, आपके क्रियाकलापों से, आपके कार्यप्रणाली से हम संतुष्ट नहीं है। बांकीपुर का चुनाव एक ऐसा चुनाव है जिसके जरिए हम मैसेज दे दें कि आप देश के युवाओं का भविष्य अंधेरे में डाल रहे हैं। अगर रोजगार आप नहीं देंगे तो देश के युवा आपके खिलाफ जाएंगे। अगर आप बिहार की तरक्की के लिए काम नहीं करेंगे, बिहार के लिए एक अलग से प्लान तैयार नहीं करेंगे, एक कार्य योजना नहीं बनाएंगे, तो जनता आपको नकार देगी। तो प्रशांत किशोर इसी अंदाज में बात कर रहे थे, प्रशांत किशोर इसी तरीके से हमला बोल रहे थे। करप्शन पर बात करते थे तो प्रशांत किशोर खुलकर कहते थे कि अगर मेरी संपत्ति पर, मेरी जो धन संपत्ति है या मेरा जो बैंक बैलेंस है, इस पर अगर किसी को मुझसे सवाल पूछना है तो मैं पूरे प्रमाण के साथ दे दूंगा। मैं अगर टैक्स पेयर हूं, टैक्स पे करता हूं और उसके बाद मेरे पास 200 करोड़ हो, 500 करोड़ हो, 1000 करोड़ हो, 10,000 करोड़ हो, क्या फर्क पड़ता है। अगर मैं टैक्स दे रहा हूं और उसके बाद मेरी जो कमाई ईमानदारी की बचती है उस पर तो कोई सवाल ही नहीं उठना चाहिए। सवाल तब उठता है जब मैंने चोरी की है, टैक्स नहीं दे रहा हूं और चोरी करके तिजोरी भर रहा हूं। उन्होंने कहा ये मैं नहीं करता। 2025 के चुनाव में भी वो आरजेडी पर भी उसी तरह हमलावर थे, जेडीयू पर भी उसी तरह हमलावर थे, बीजेपी पर भी उसी तरह हमलावर थे। वो बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को बदलने की मांग कर रहे थे लगातार इस चुनाव में, बांकीपुर के उपचुनाव में, और 2025 में भी ये सम्राट चौधरी पर हमलावर थे, तब वो डिप्टी सीएम हुआ करते थे। प्रशांत किशोर अपने मुद्दे नहीं छोड़ते, ये सबसे बड़ी बात है। प्रशांत किशोर अपना अंदाज नहीं बदलते, ये उनकी बहुत बड़ी ताकत है। प्रशांत किशोर जिस एग्रेशन के साथ चुनाव प्रचार करते हैं, लोगों से बात करते हैं, उसमें वो कभी भी पीछे नहीं हटते, बैकफुट पर नहीं होते। ये बातें लोगों को शायद अपील कर गई। प्रशांत किशोर फ्रंट फुट पर एग्रेसिव होकर खेलते हैं, ये बात शायद बांकीपुर की जनता को पसंद आई। और इन सारे मुद्दों से ऊपर एक मुद्दा और था, वो था प्रशांत किशोर का शिक्षा को लेकर टिप्पणी करना। वो कहते थे कि भाई अगर आपका जनप्रतिनिधि है, ठीक है कि राजनीति में शिक्षा का कोई ऐसा फिक्स पैटर्न या पैमाना नहीं रखा गया है कि जो इतना पढ़ा लिखा होगा वही चुनाव लड़ेगा, लेकिन वो कहते थे कि फिर भी अगर पढ़ी लिखी जनता है तो उसका जनप्रतिनिधि भी पढ़ा लिखा होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए। तभी तो वो शिक्षा का महत्व समझेगा, तभी तो वो रोजगार पे बात करेगा, तभी तो वो बच्चों की पढ़ाई पर बात करेगा। तो प्रशांत किशोर इस मुद्दे को कभी नहीं छोड़े। प्रशांत किशोर करप्शन के मुद्दे पर हमलावर रहे। इस चुनाव में वो बार बार कहते रहे कि बिहार का मुख्यमंत्री बदलना है, बिहार का मुख्यमंत्री बदलना है। कई बार ये चर्चा हो रही थी कि प्रशांत किशोर जो बोल रहे हैं क्या इसका फायदा मिलेगा,
लेकिन अब बांकीपुर की जनता ने बताया कि नहीं, प्रशांत किशोर की ये बातें उनको अपील कर रही थी और कुछ विरोधियों की गलतियों से भी प्रशांत किशोर को फायदा हो गया। लेकिन अगर प्रशांत किशोर के अपने व्यक्तित्व की बात करें, प्रशांत किशोर जहां भी जाते थे वो ये बताते थे, 2025 के चुनाव में भी और 2026 के इस उपचुनाव में भी वो अपना पूरा बैकग्राउंडर सामने रखते थे। वो बताते थे कि मैं पहले क्या करता था, वो बताते थे कि मैंने क्या शिक्षा ली है, मैंने कहां कहां काम किया है, किस किस तरह के काम किए हैं, मैं कब यूनाइटेड नेशन के साथ जुड़कर काम करता था, मैं कब इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट के तौर पे काम करता था, मैं कब चुनाव के लिए रणनीति बनाता था, नारे गढ़ता था, मेरा वो काम था। प्रशांत किशोर ने अपने कार्य को, अपने जो काम उनके थे उसको कभी छुपाया नहीं, अपनी शिक्षा पर कभी बात करने से गुरेज नहीं किया, अपनी संपत्ति पर बात करने से कभी गुरेज नहीं किया। शायद ये सारी चीजें प्रशांत किशोर के लिए फेवर में जा रही थी, उनके लिए फेवरेबल थी और यही जनता को लगा कि ये आदमी, इसके मन में ऐसा कुछ नहीं है जो इसे किसी मुद्दे पर बात करने से बचना पड़े। ना ये धन दौलत पर बात करने में डरता है, ना ये शिक्षा पर बात करने से डरता है, ना ये अपने कामकाज को लेकर डरने से बात करता है, ना ही ये किसी कंपनी को चलाता रहा हो उस पर भी बात करने से हिचकता है, ना ही ये कभी नारे गढ़ता हो, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम किया हो तो डरता है। चुनाव में कितना पैसा उसके पास खर्च करने के लिए है, क्योंकि 2025 में प्रशांत किशोर ने यह भी कहा था कि मुझे उम्मीदवार ऐसे नहीं चाहिए जो पैसा दें, मेरे पास इतना पैसा है कि मैं चुनाव बड़े आराम से 243 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को लड़ा सकता हूं अपने तरफ से खर्च करके, उसकी कमी नहीं है। मैंने इतने सारे लोगों के लिए जो काम किया है उसके बदले में मेरे पास इतना है कि मैं जब चाहूं जैसे चाहूं चुनाव लड़ सकता हूं, लेकिन मेरे लिए उम्मीदवार मायने रखता है। प्रशांत किशोर की ये सारी बातें जनता को पसंद आ रही थी। अब उनका एग्रेशन, उनका अंदाज, उनकी बोलने की शैली, ये सारी चीजें लोगों को पसंद आई। बांकीपुर में एक पॉजिटिव बात प्रशांत किशोर के लिए शायद ये रही कि प्रशांत किशोर शिक्षा के मामले में, बांकीपुर की जनता बिहार की सबसे प्रबुद्ध समझदार जनता इसलिए मानी जाती है क्योंकि वो सबसे राजधानी की मेन सीट है पटना की, और वहां के लोग जो हैं वो पढ़ा लिखा तबका बहुत है, शिक्षित तबका बहुत है, तो जाहिर तौर पर प्रशांत किशोर वहां कनेक्ट करने में कामयाब रहे और उसका फायदा प्रशांत किशोर को मिला और वो चुनाव जीतने में कामयाब रहे। अब देखना यह है कि प्रशांत किशोर आगे क्या करते हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि चाहे वो नीरज कुमार सिन्हा हो या वो रेखा गुप्ता हो, प्रशांत किशोर के स्तर पर जाकर, प्रशांत किशोर के अंदाज में, प्रशांत किशोर के लेवल पे बात करने की स्थिति में ये कोई नहीं थे। और यही वजह है कि प्रशांत किशोर इनसे पहले राउंड से ही बढ़त बनाए हुए थे, यानी चुनाव प्रचार के दौरान ही हम कहें कि प्रशांत किशोर जिस अंदाज में। अच्छा, एक बात और प्रशांत किशोर की मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये मुद्दा भूलना नहीं चाहिए। प्रशांत किशोर इस दौरान कई ऐसे मामले रहे जिसमें विवादों में आए, लेकिन फिर भी वो विवाद उनके लिए नुकसान की बजाय फायदे का कारण बन गए। जैसे इस बार भी वोटिंग से कुछ घंटे पहले देर रात प्रशांत किशोर जक्कनपुर थाने में गए थे। वहां थाने में अपने कार्यकर्ताओं को लेकर पुलिस वालों से वो भिड़ गए थे। इससे पहले भी वो 2025 के चुनाव के दौरान जब वो अलग अलग गांव में घूम रहे थे, तो मुझे याद है कि नीतीश कुमार के गृह जिले में नालंदा में गए थे, तो वहां पर इनको रोकने की कोशिश हुई थी और वो वहां पर एडीएम से, एसडीएम से और बड़े बड़े पुलिस अधिकारियों से भिड़ जाते थे कि आप हमें रोकेंगे, आपकी इतनी हिम्मत है कि हमें रोक लेंगे। तो लोगों को लगता था कि प्रशांत किशोर अधिकारियों से बहुत टकराते हैं, प्रशांत किशोर एरोगेंस हैं, लेकिन प्रशांत किशोर ने उसको अपनी ताकत बना लिया। लोगों को ऐसा लगने लगा कि प्रशांत किशोर एक शिक्षित व्यक्ति हैं और वो तर्क पर बात करते हैं। अगर कोई भी आईएएस आईपीएस भी सामने खड़ा है और प्रशांत किशोर अगर तार्किक बात कर रहे हैं तो उनका जवाब वो कैसे देंगे। जक्कनपुर थाने में यही हुआ। प्रशांत किशोर ने कहा कि भाई आप ठीक है पकड़ लिए हैं मेरे कार्यकर्ताओं को, लेकिन आप मुझे बताएंगे ना, ये तो मेरा राइट है जानने का कि मेरे कार्यकर्ता कहां हैं, उन पर आरोप क्या है, आपने किस थाने में रखा है, क्या मामला दर्ज किया है, हिरासत में लिया है या नहीं लिया है, गिरफ्तार किया है या छोड़ दिया है, जो भी होगा आपकी जिम्मेदारी है कि मुझे बताएं। अगर वो मेरे कार्यकर्ता हैं, अगर मेरी पार्टी के हैं, तो ये मेरा अधिकार बनता है कि मैं जानूं। तो जब वो इस अंदाज में बात करते हैं ना, लोगों को लगता है कि एक शिक्षित व्यक्ति ही इस तरीके से बात कर सकता है, एक समझदार व्यक्ति ही इस तरीके से बात कर सकता है, उसको कोई खौफ नहीं है, क्योंकि प्रशांत किशोर की बातों में एक प्रभावशाली व्यक्तित्व उनको दिखता है लोगों को। और यही फायदा प्रशांत किशोर को इस चुनाव में पहुंचा कि बिहार की सबसे प्रबुद्ध जनता ने, सबसे शिक्षित और जिसको मॉडर्न कह सकते हैं, फॉरवर्ड क्लास के लोग यानी उस तबके ने प्रशांत किशोर को चुना जो बिहार प्रदेश का सबसे शिक्षित समाज माना जाता है, क्लास माना जाता है। उसने प्रशांत किशोर को अपना विधायक चुन लिया है। यह प्रशांत किशोर के लिए एक बड़ी जीत है, एक बहुत बड़ा इतिहास उन्होंने रचा है, बहुत बड़ा डेंट मारा है उन्होंने एनडीए को,
बहुत बड़ा झटका लगा है महागठबंधन को, क्योंकि शायद विपक्ष की जगह भरने के लिए प्रशांत किशोर को जनता ने तैयार करना शुरू कर दिया है। इसलिए वही चुनौती आरजेडी के लिए, तेजस्वी यादव के लिए भी है और सत्ता पक्ष के लिए भी है। अब हार के कारण क्या रहे हैं, क्या कुछ परिणाम के विश्लेषण पर हम इसके अलावा और वीडियो बनाएंगे, उसमें बातचीत करेंगे। लेकिन इस वीडियो में मैं सिर्फ प्रशांत किशोर को लेकर बात कर रहा था कि प्रशांत किशोर का व्यक्तित्व कैसे उनको चुनाव जिताने में मददगार साबित हुआ है। फिलहाल आप सबसे गुजारिश है कि जी बिहार झारखंड का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है, डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है, उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें, ताकि हमें पता चले कि आप हमारे वीडियो को कितना पसंद कर रहे हैं, हमारी बातें आपको कितनी पसंद आ रही हैं। इसलिए हमारी हौसला अफजाई करें। नमस्कार।